हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज नाम फ्रॉम इवन कोचिंग। बेटा जल्दी से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रिवीजन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 10 मिनट की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्द कंप्लीट करेंगे। आपके पास आज रात भर का टाइम और मॉर्निंग तक का टाइम है, तो अच्छे से समझ लो और पेपर में करके चले आना। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा चैप्टर का नाम है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। देखो, जिस तरह साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उस तरह मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, और बिजनेस में अगर कोई भी मैनेजमेंट का काम होता है उसको हम लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रूथ दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल अंडर गिवन सिचुएशन। तो एक सिचुएशन के अंदर कैसे हमें रिएक्ट करना है, क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। हालांकि ये सब आपसे पूछेगा या नहीं, मीनिंग नॉर्मल सी बात है, जो पूछेगा उस पर आते हैं जल्दी से हम लोग आके। ठीक है, उसके बाद आपका है, ये आपका आएगा नहीं, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये आपका है नहीं, इसको मैंने रोटेट भी नहीं किया है, लेकिन ये आएगा मेरे, तो इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो आपका इसमें पेपर में आएगा वो है आपका मेरा नीड। क्या है? नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको रोटेट करने से इतना टाइम नहीं है, जल्दी से देखो। पहला यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, यहीं भी बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर लिखा ना कि ये नीड, देखो सबसे पहले नीड में है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या है बेटा यहाँ पर? देखो ध्यान से, सबसे पहले नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टू इंक्रीज एफिशिएंसी पहला दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर क्या है? टू इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आपकी कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मतलब आपने प्रिंसिपल को फॉलो किया, आपने चीज़ों को जाना, इससे क्या हुआ? आपकी इफिशियंसी, जो कार्य करने की क्षमता थी, वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसीलिए मैंने नहीं, फिर से नहीं बनाया था, क्योंकि आगे तो वही सब है ही है, सब एकदम क्लियर था। थोड़ा गलती से जो है पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गया। ठीक, आगे देखो, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होगा भाई? ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट आप जान जाओगे। अगर आप एक प्रिंसिपल्स को सारे पढ़ते हो तो आपको ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट मालूम चल जाएगा कि हाँ, मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, कोई आप चीज़ को मैनेज करना है, तो आप एग्जैक्टली मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप इस प्रिंसिपल को पढ़ के जान सकते हो। फिर टू ट्रेन मैनेजर, कोई भी नया मैनेजर है तो इस प्रिंसिपल को पढ़ के अपने आप को ट्रेन कर सकता है और काम को अच्छे से कर सकता है। टू इम्प्रूव रिसर्च, कुछ चीज़ें आपको रिसर्च करनी, कुछ आपको नई चीज़ें जाननी, तो आप इस प्रिंसिपल को पढ़ पढ़ के अपने अंदर वो सारी चीज़ें रिसर्च में ला सकते हो। टू अटेन सोशल गोल, सोशल गोल को अटेन करना है तो वहाँ पर भी आपका ये काम करता है। उसके बाद देखो एक मिनट आगे है इसी में, टू क्लैरिफाई थिंकिंग टू स्पीड नॉलेज। तो ढेर सारा है, आप कोई भी 4 पढ़ के चले जाओ, आपके लिए इनफ है। आपको मैं ये वाला बता देता हूँ, टू स्प्रेड नॉलेज। टू स्प्रेड नॉलेज इसका मतलब क्या है? नॉलेज को इंक्रीज करना। मतलब आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, आप जब प्रिंसिपल्स को जानोगे मैनेजमेंट के, तो आपके अंदर नॉलेज इंक्रीज होगी और काम को और आप और बेहतरीन से बेहतर तरीके से करोगे। समझ में आ रही बात? इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, नीड पढ़ लेना। 4 नीड आप लोगों को पढ़ के जानी है पेपर में। ठीक है? ठीक है सर, चलो उसके बाद चौथा पॉइंट है बेटा, अगला टॉपिक है बेटा आपका, वो है टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है? टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टेलर की क्या क्या प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टेलर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, पूरा नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, वो आपको पढ़ के जाना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या लिखा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की मीनिंग थी। पेपर में जो आपका बनता है वो यहाँ से बनता है। देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलो। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब पहला पॉइंट क्या बेटा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये बोल रहे थे कि ये क्या है? मैनेजमेंट क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है। मतलब जिस तरह साइंस में हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर करते हैं ना, तो उसी तरह आपको मैनेजमेंट में भी करना चाहिए। पहले आप उसको चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, सही से हो रहा है कि नहीं। ये नहीं कि डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड मत करो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। आपको मैनेजमेंट में भी चीज़ें कर करके सीखनी होती, जिस तरह आप साइंस में सीखते हो, ये ऐसा बोल रहे हैं। नंबर 2 पे है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब होता है यूनिटी, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा। हार्मोनी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लड़ाई झगड़ा डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। ठीक। नंबर थर्ड, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब मैक्सिमम ये कह रहे हैं कि उनका जो आपके एम्प्लॉयज है उनको प्रॉफिट ज़्यादा दो, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट मत करो। ये ना कर दो कि उनका प्रॉफिट फिक्स कर दिया है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको भी कुछ हिस्सा दो ताकि उनको भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक। नंबर फोर्थ, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या भाई, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये बेटा कि जो भी वर्क है उनको डिवाइड कर दो, कुछ लोगों को कुछ काम दे दो, कुछ लोग कुछ काम दो, कुछ लोग कुछ काम दे दो, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना है। ठीक। नंबर 5 पर है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये बोल रहे हैं अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो तो उनको साइंटिफिकली तरीके से हायर करो, डायरेक्टली मत रख लो, पहले उसका रिटन एग्जाम लो, फिर उसको इंटरव्यू लो, फिर उसकी ट्रेनिंग करो, उसके अंदर डेवलपमेंट करो, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारे काम करने हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है? ये 5 प्रिंसिपल से टेलर के, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टाइम है नहीं तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपका काम भर का हो जाए इतना हमें करना है। ठीक। आगे बेटा आपका फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई, फ्यूल जी के हेनरी फ्यूल साहब ने भी आपको कुछ प्रिंसिपल दिए थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बैकग्राउंड स्ट्रीम जाने से मतलब नहीं, इतना पूछेगा नहीं, ये याद कर लो। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। कब पैदा हुए थे? 1841। क्या पता एमसीक्यू में बन जाए। ठीक। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल दिए थे भाई साहब ने, कितने? 14। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे और जल्द से जल्द। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। पहला वाक में क्या इन्होंने बोला अपने प्रिंसिपल में कि वर्क को डिवाइड कर दो, जितने भी लोग आ रहे हैं सबको अपना अपना काम दे दो ताकि सबको पता रहे कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोल रहे हैं जिसको अथॉरिटी दो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। भैया आपने अथॉरिटी दी, जिम्मेदारी दी है, तो उससे बोलो भैया कुछ होगा तो आपका ही काम है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक। नंबर 3, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब एक चीज़ों में सीनियर जूनियर में कैसे डिसिप्लिन रहना है, क्या काम होना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने बोला कि हर चीज़ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, काम एक डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए। नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड। नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और पेपर में डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, ये कह रहे हैं कि मान लो कि ये है एक आपका पर्सन, ठीक है, ये कौन है? एक पर्सन है, ये मैनेजर है, ठीक है, और इसके अंडर में ये एक आदमी काम करता है और एक मैनेजर ये भी है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ये आपका सेल्स मैनेजर है, ठीक है, और ये बेचारा आपका जो सबऑर्डिनेट्स है। अब इसको ये भी ऑर्डर देते हैं, इसको ये भी ऑर्डर देते हैं, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो इनके प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड ने बोला है कि इस आदमी को या तो ये ऑर्डर दे या तो ये ऑर्डर दे, दोनों लोग ऑर्डर ना दे। समझ में आ रही बात? तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक आदमी एक लोग को ऑर्डर दे, कई लोग उसको ऑर्डर ना दे। ठीक। नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक जो आपका प्लान है, वन हेड वन प्लान, इसलिए इसके लिए लाइन याद रखना, यानी वन हेड एंड वन प्लान, मतलब एक प्लान के लिए एक आदमी हेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मान लो अब जैसे स्पाई यूनिवर्स बन रहा है, जैसे पठान है, आपको पता है ना, अब समझ में आएगा। आपके टाइगर भाई हैं, सलमान खान है, वहाँ कबीर हैं वॉर में, तो अब इनका स्पाई यूनिवर्स बन रहा है। तो ये बोल रहे हैं अब तीनों तो अपने आप को सब ग्रेट समझ रहे हैं, तो एक आदमी को हेड बना दो। ठीक है, मान लो हमने टाइगर को हेड बना दिया, अब ये बोला पठान को हमने हेड, टाइगर को हमने हेड बना लिया, तो अब पठान और जो भी कबीर हैं तो ये लोग इनको फॉलो करेंगे, मतलब एक आदमी को डायरेक्शन दे रहा है, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक प्लान के लिए, इस मिशन के लिए मेन आदमी टाइगर को बनाया गया। समझ में आ रही बात? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक आदमी, एक प्लान के लिए एक आदमी होना चाहिए। नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब अब जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचो, और जो जनरल इंटरेस्ट है यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो भी अचीव हो जाए, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी अचीव करना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मतलब आप उनको अवार्ड दो, सैलरी दो, एक जो फेयर सैलरी की बात हुई वो दो, पैसे को कम ज़्यादा नहीं करना है। नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर जरूरत हो वहां पर एक आदमी अथॉरिटी दो। जब एक आदमी के हाथ में सारी पावर होती है वो सेंट्रलाइजेशन होता है, और जब कई आदमी के हाथ में पावर होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो जरूरत के हिसाब से आप सेंट्रलाइज करो, जहां पर डिसेंट्रलाइज की बात हो, और डिसेंट्रलाइज करो। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन कर लो, छोटा बिजनेसमैन है तो सेंट्रलाइज रखना चाहिए। क्लियर?
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर दिख रहा होगा डी है, जी है, सी है, एफ है। ये अब इससे डायरेक्ट बात नहीं कर पाता था, इसको हम लोग गैंग प्लैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक भी। तो इन्होंने क्या किया स्केलर चेन में, इन्होंने बोला कि भाई डी वाला भी सी से बोले, सी वाला बी से बोले, फिर ए से बोले, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो डी वाला जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, ये आपको प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए ताकि डायरेक्टली कांटेक्ट हो सके। अब ये इससे बोले तो इससे प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक। नंबर 10 ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ पर है वो चीज़ वहीं पर होनी चाहिए। और जैसे पेन है तो पेन अपनी जगह पर होना चाहिए, कॉपी है तो अपने प्लेस पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है यहाँ पर ये साहब बोल रहे हैं कि इक्विटी रखना चाहिए। इक्विटी का मतलब बेटा ये है कि आप जैसे अब फीमेल हैं मेल हैं, दोनों स्टाफ काम करते हैं, आप फीमेल को कम सैलरी देते हो, मेल को ज़्यादा सैलरी देते हो, या फीमेल को ज़्यादा देते हो, मेल को कम देते हो, तो ये इक्विटी नहीं, इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, किसी के साथ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर का मतलब है, टेनर मतलब वर्कर, जो आपके यहाँ कर्मचारी, जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो उनको स्टेबिलिटी दो। उनके मन में ये ना रहे कि अरे हमको कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाए। जितने दिन भी आपको उनसे काम लेना है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उनको स्टेबिलिटी हो जाए, वो कंफर्म हो जाए, ताकि वो मन लगा के काम कर सके। इनिशिएटिव होना चाहिए। आप खुद इनिशिएटिव होगे तो आपके जो वर्कर है वो भी इनिशिएटिव रहेंगे, वो काम अच्छे से करेंगे। और लास्ट पॉइंट है बेटा स्प्लिट द कॉर्प्स। ये पेपर में अलग से भी आता है, कभी कभी बहुत अक्सर आता है। स्प्लिट द कॉर्प्स, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। क्या है? यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब ये कह रहे हैं कि एकता में क्या है? शक्ति है। ठीक है। मतलब अगर सब लोग यूनिटी लेके चलेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और लोग ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर ग्रो करेगा। आपको इस तरह का माहौल बनाना है कि यूनिटी आप स्प्लिट द कॉर्प्स रहे। ठीक है। क्लियर है। इसमें एक टॉपिक और बनता है, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल्स एंड टेलर प्रिंसिपल। तो इसमें वो दिया नहीं है, तो आपको इतना मैंने बताया ना, तो उसमें से आप देख लेना, नहीं बुक में आपके होगा, उसको देख लेना। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। मुश्किल से 11 से 12 मिनट लगा होगा आपको चैप्टर कंप्लीट करने में। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे कोशिश करता हूँ रात भर में वो भी कराऊँ, ताकि आपका काम हो जाए ईजिली। ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको एक काम करना है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, रात भर मैं भी काम करूँ आपके लिए और आप लोग भी मेरे लिए काम करो। ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।